दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री ने इस देश की लाइफलाइन से अपनी सत्ता की लाइफलाइन को जोड़ दिया है? और इस देश की लाइफलाइन का मतलब तो यही है कि इस देश के लोगों के लिए सरकार काम करे। और सरकार के काम करने का मतलब यह है कि इस देश में जितनी भी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाएं हैं वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करे। और अगर सत्ता उस दिशा में काम नहीं करती है जिस दिशा में उसे काम करना चाहिए, तो फिर यह संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाएं उंगली उठा सकती है। लेकिन अगर देश की लाइफलाइन वाकई प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता की लाइफलाइन से जुड़ चुकी है, तो फिर उसके बाद कौन सी ऐसी संस्था होगी जहां पर कोई उंगली रखकर यह कह सके नहीं नहीं, यह संस्था सही काम कर रही है। आज यह सवाल उठाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस देश में सबसे ऊपर संवैधानिक पद कोई है तो वो राष्ट्रपति का होता है। और राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर इस देश में संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है। प्रोटोकॉल के लिहाज से प्रधानमंत्री भी तीसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, इस देश के सांसदों को यह रास नहीं आ रहा है कि जिस लिहाज से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के भीतर बतौर सभापति काम करते हैं वह इस देश के अनुकूल नहीं है, वो राज्यसभा के अनुकूल नहीं है, वह इस देश के संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठे हुए उसके अनुकूल नहीं है। यानी उनकी कार्यशैली पूरे तरीके से प्रधानमंत्री सत्ता की लाइफलाइन से जाकर जुड़ चुकी है। इसीलिए संसद के भीतर राज्यसभा में जब भी सवाल कोई विपक्ष उठाता है या कोई सवाल बड़ा होते चला जाता है और अगर उससे हमला सत्ता या सत्ता की नीतियों पर हो रहा हो तो फिर सभापति खुद निर्णय ले लेते हैं कि दरअसल इस पर बहस होगी नहीं। चाहे वो हिस्सा जो है मुद्दे का बड़ा हिस्सा इस देश के लोगों को प्रभावित कर रहा हो, इस देश के संवैधानिक संस्थानों को प्रभावित कर रहा हो, लेकिन नहीं, निर्णय लिया नहीं जाएगा। संसद का जिक्र यहां सिर्फ इसलिए भी सोच लेना होगा आपको एक वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 10 वर्षों में जो भी फैसले दिए और सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो आवाज अलग अलग जगहों से निकल कर आई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आखिरी शब्द आते आते संसद की महत्ता को सबसे बड़ा मानते हैं। यानी संसद तय कर ले, वो कानून बना ले तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता है। यह मैसेज बीते 10 बरस में बार बार आया है। और अगर संसद के भीतर यह सवाल हो कि दरअसल इस देश की लाइफलाइन को सत्ता ने अपनी लाइफलाइन बना ली है और अब सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ गई, तो एक बात तो साफ है, आजादी के बाद यह पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यहां पर नाम हटा दीजिए और सोचिए कि इस देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, और इस कतार को आप इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थानों से जोड़ते चले जाइए। हो सकता है आपके दिमाग में ईडी आए, सीबीआई आए, सीवीसी आए, सीआईसी आए, इलेक्शन कमीशन आए, हो सकता है आपके दिमाग में सीएजी आए। आपके देश में, इस देश के भीतर इकोनॉमिक ऑफेंस को लेकर बढ़े हुए तमाम विंग नजर में आए। हो सकता है एक पूरी कतार हो। उस कतार का हम जिक्र करें उससे पहले दो बातें और साफ हो जानी चाहिए। क्या वाकई जब देश की लाइफलाइन सत्ता की लाइफलाइन से जोड़ दी जाए तो फिर इस देश के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति सत्ता के स्वयंसेवक होंगे? स्वयंसेवक शब्द का भी एक महत्व इस देश में आरएसएस से जुड़ा हुआ है। और जब चेयर पर बैठकर, यानी राज्यसभा के भीतर, खुद उपराष्ट्रपति यह कह रहे हो, हां मैं आरएसएस का एकलव्य 25 बरस पहले ही हो गया, हालांकि वो कह रहे थे पहली बार, ये जुलाई 2024 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। हमें लगता है उस वक्त जिस बात का जिक्र देश के उपराष्ट्रपति ने किया उसकी जरूरत मौजूदा वक्त में कितनी महत्वपूर्ण है, या इस देश के तमाम संस्थानों पर बैठे हुए लोगों
जो मौजूद वक्त में स्वयंसेवक नहीं होंगे तो उस पद तक पहुंच नहीं सकते हैं, यह मैसेज इस देश में दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के जरिए जरा समझा जा सकता है। उसके बाद इस देश की हकीकत आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन जुलाई 2024 जो खुद उपराष्ट्रपति ने जिस बात का जिक्र किया, यह 2 जुलाई 2024 का वीडियो है। माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। अब सिर्फ यह कल्पना की जा सकती है कि इस देश के भीतर इस देश की लाइफलाइन को सत्ता की लाइफलाइन किस हुनर तरीके से बना दिया गया है, और तमाम शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग क्या आरएसएस से खुद को जोड़कर नहीं देखना चाहेंगे, या अगर वह देखना शुरू कर दें तो क्या उन्हें प्रमोशन मिल जाता है? इस सवाल को आने से पहले हमें लगता है इस देश के कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, जरा उस हर संस्थान के कामकाज के तौर तरीकों के दायरे तले वो किस आधार पे काम करते हैं। अगर आज अविश्वास प्रस्ताव देश के उपराष्ट्रपति सभापति के खिलाफ लाया गया, जो राज्यसभा से निकल कर आया, तो ये तमाम संस्थानों में देखते चले जाइए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उसमें वह पद पर बैठा हुआ शख्स सरकार को भी निर्देश दे सकता है कि आपने हमें बनाया जरूर है, बैठाया जरूर है, लेकिन संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। मसलन इस देश में पेगासस हुआ, इस देश में राफेल डील हुई, इस देश के भीतर में दिल्ली में चुनी हुई सरकार के फैसले एलजी को सौंप दिए गए, इस देश के भीतर किसानों से जुड़े कानून कॉरपोरेट के हाथों में सब कुछ थमाने की कोशिश भी हुई। एक लंबी फहरिस्त है कैसे कैसे फैसले निकलकर सुप्रीम कोर्ट से आए, और सरकार को डिफेंड करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मौजूदगी तमाम केसेस में नजर आती है। अटॉर्नी जनरल का पोस्ट जो होता है वह भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी सरकार ने कहा पेगासस पे देश की सुरक्षा का मामला, राफेल पर देश की सुरक्षा का मामला, दिल्ली में किसके पास पावर रहे यह भी कहा गया कि नहीं नहीं ये देश की कैपिटल है तो यहां पावर तो हमारे पास रहेगी। ऐसे कई मौके आए और इन मौकों तले इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर भी मामला आया, और उसमें भी यह कहा गया कि नहीं, आपको इससे क्या लेना देना है। तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद शायद पहले नंबर पर उस ब्यूरोक्रेसी के दायरे में वो शख्स आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं। सीएजी, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सरकार के तमाम डॉक्यूमेंट्स खर्चे के जो होते हैं उसका कच्चा चिट्ठा निकालता और बतलाता है सरकार ने इस देश के लिए क्या क्या किस किस डिपार्टमेंट के जरिए किया। आसानी से समझें तो सीएजी जब विनोद राय हुआ करते थे तो उन्होंने बताया कि दरअसल कोयला घोटाला हो गया, उन्होंने बताया 2G घोटाला हो गया, और एक रकम उन्होंने दे दी 1,76,000 करोड़, 1,70,000 करोड़, और पॉलिटिकल तौर पे हंगामा मच गया, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब यह कह रहा है, वो परसेप्शन के आधार पर ही क्यों ना हो, वो हाइपोथेटिकल ही क्यों ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो वो जो कह रहा है उसे तो मानना पड़ेगा। तो इस देश ने माना, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, विपक्ष खड़ा हो गया, कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई, सत्ता इस देश की बदल गई, सत्ता आई तो उसने विनोद राय को एक पद दे दिया, क्योंकि वह सीएजी के पद से तब रिटायर हो गए, और पता चला कि वो कोयला घोटाला और 2G घोटाला या जो भी परिस्थिति आंकड़े बताए गए सिर्फ हाइपोथेटिकल थे। तो क्या पॉलिटिकल तौर पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सरकार और सत्ता के लिए लाइफलाइन का काम करने लगे, जबकि वो इस देश की लाइफलाइन है, तो फिर उसका हश्र क्या होता है? यह मौजूदा वक्त में सीएजी के द्वारा जो डिपार्टमेंट वाइज जो भी सामने आना चाहिए, वो तो एक चार्टेड अकाउंटेंट है सबसे बड़े देश के,
मंत्रालय दर मंत्रालय जो खर्चे हो रहे हैं छिटपुट तरीके से आते हैं, पता चलता है रेलवे मंत्रालय में इतना बजट एलोकेट किया गया, नहीं खर्च किया गया, कुछ और खर्च कर दिया गया। यह जानकारी निकल कर आई, इस देश के भीतर जितने भी मंत्रालय हैं उसमें प्रधानमंत्री के प्रचार पर कम से कम 30 से 40% खर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री पर ही हो जाता है। जांच तो होनी चाहिए, रेवेन्यू का पूरा मॉडल सरकार का क्या है ये तो आना चाहिए। ये तो सत्ता की लाइफलाइन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति काम करने लगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन हो, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के ब्यूरोक्रेट हो सबसे बड़े, यूपीएससी के चेयरमैन हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो लगातार इस दौर में पेपर लीक हो रहे थे और इस दौर में जो सवालों का सिलसिला था, जो नियुक्तियों का सिलसिला था, ये सारी चीजें कटघरे में खड़ी होती चली गई। लेकिन जो उस पद के शीर्ष पर बैठा है वो सत्ता के लिए है। एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस देश के भीतर एससी एसटी माइनॉरिटीज को लेकर पॉलिटिकल तौर पे सवाल हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन सवालों को लेकर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट या नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब या फिर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास या फिर स्पेशल ऑफिसर फॉर लेजिस्लेटिव माइनॉरिटीज को लेकर जिसकी भी नियुक्ति हुई है, क्या उनके जरिए इन सवालों का रास्ता टटोलने की कोशिश की गई है? आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्यों? और इस कतार के भीतर सीबीआई है, ईडी है, सीवीसी है, आरबीआई भी है। अगर सभी शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति स्वयंसेवक के तौर पर मौजूद दिखाई देते हैं सत्ता को, तो इसका उलट फॉर्म यह भी है कि इससे पहले तो कोई स्वयंसेवक या संघ से जुड़ा नहीं था। जैसे खुद जगदीप धनखड़ साहब जब तक उपराष्ट्रपति नहीं बने थे उससे पहले उनका झगड़ा बंगाल में भी चल रहा था बतौर गवर्नर, लेकिन खुलकर उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूं। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इस देश में प्रमोशन के लिए आपको बतलाना होगा, किसी महत्वपूर्ण पद को पाने के लिए आपको बतलाना होगा, और उस पद पर बने रहने के लिए या आगे भी आपको उसी तर्ज पे प्रमोशन मिले, इस आधार पे इस देश में देश की लाइफलाइन को सत्ता की लाइफलाइन में बदल दिया गया है। इसी बात का जिक्र तो आज भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तक सारे विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी थी उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए, वह इसी नब्ज को पकड़ना चाह रहे थे। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। असल में जिक्र और मसला संघ के एकलव्य होने या फिर प्रमोशन पाने के रास्ते से आगे चला जाता है। और यहां यह समझना होगा कि बीजेपी की तरफ से खुले तौर पर यह कहा गया कि दरअसल जगदीप धनखड़ साहब किसान परिवार से आते हैं, वो किसान हैं और अब उनके खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है। यह सही बात है। इस देश के भीतर 60 से 70% परिवार किसानी से जुड़े हुए हैं आज की तारीख में भी। और इसका दूसरा सच यह है कि पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए तकरीबन 290 लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश और किसानी परिवार से जुड़े हुए होकर पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। तो क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या इसके उलट परिस्थिति होनी चाहिए कि पार्लियामेंट तो है ही इसलिए कि यहां पर बहस होनी चाहिए? चूंकि किसानी का जिक्र हुआ, हम आपको एक और जानकारी देते हैं, क्योंकि 14 तारीख से किसानों ने कहा है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसानों की जो मुश्किल हालात है इस देश के भीतर में, किसानी को लेकर पार्लियामेंट में बैठे हुए 290 सांसद जो किसानों से जुड़े हुए हैं और खुद उपराष्ट्रपति जो इस दौर में बहस
कराना नहीं चाहते हैं पार्लियामेंट के भीतर किसी भी मुद्दे को लेकर। जाहिर है अडानी पर भी चर्चा होगी तो फिर वो किसानों के 3 कानून सामने आएंगे जो कॉरपोरेट के हाथ में सब कुछ सौंपने की तैयारी थी। यानी हिमाचल के सेब का भी जिक्र था और एफसीआई गोडाउन का भी जिक्र था। उसके समानांतर कैसे वेयरहाउस अडानीज ने खोल लिए। लेकिन जरा सोचिए, इस देश की हकीकत क्या, इस देश की हकीकत इस देश की इकोनॉमी को किसानों के जरिए ही बतला देती है। क्या इस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होनी चाहिए? हक और स्थिति 2017 में इस देश के भीतर खेती से जुड़े हुए जो मजदूर थे उनकी तादाद 19 करोड़ 10 लाख थी। आज की तारीख में वो बढ़ते बढ़ते 26 करोड़ 20 लाख हो गई है, यानी एग्रीकल्चर वर्कर्स। और उन सब के बीच राज्य दर राज्य चूंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठ गया है, सर्विस सेक्टर भी इस दौर में जो ग्रोथ रेट है, जो इन्फ्लेशन है और जो परिस्थिति है, उसमें सर्विस सेक्टर में भी रोजगार नहीं है। सामान्य तौर पर किसानी छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग मजदूरी करने चले जाते हैं। लेकिन इकोनॉमी का बंटाधार ऐसा किया गया कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 2018-19 यानी इलेक्शन ईयर और अब इस इलेक्शन ईयर के बीच में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जानकर हैरत होगी, उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 70 लाख खेतीहर मजदूरों की तादाद बढ़ गई, यानी बोझ किसानी पर और पड़ गया। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 8 लाख मजदूर खेती से जुड़े हुए और बढ़ गए। बिहार में 86 लाख मजदूर बढ़ गए। राजस्थान में 45 लाख बढ़ गए। उड़ीसा में तकरीबन 34 लाख बढ़ गए। असम में लगभग 33.5 लाख बढ़ गए। पश्चिम बंगाल में 33 लाख बढ़ गए। झारखंड में 32 लाख बढ़ गए। गुजरात में भी 31 लाख किसानी से जुड़े हुए मजदूरों की तादाद बढ़ गई। और यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट बतलाती है। यानी एग्रीकल्चर वर्कर पॉपुलेशन के साथ इस देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। और हैरत मत कीजिए, महिलाएं की तादाद, खेतीहर महिलाओं की स्थिति इस देश के भीतर अब मजदूरों के बराबर हो चली है। दोनों का ग्रोथ रेट जो है वो 26 और 27% के बीच है और एक बराबर है। 5 साल पहले ये एक बराबर नहीं था। 5 साल पहले महिलाएं जो थी खेतीहर मजदूर के तौर पर सिर्फ 12.5% के तौर पर थी, जो बढ़ते बढ़ते उनकी रफ्तार अब 27% तक पहुंच गई। पुरुष खेतीहर मजदूर जो थे वह 29% थे, जो घटकर 28-28.5% पर आ गए। यानी एक स्थिति बतलाती है कि आपकी इकोनॉमी का बंटाधार कैसे हो रहा है। और जो मजदूरी मिलती है वो मजदूरी भी पुरुषों को मिलती है 376 रुपए, महिलाओं को मिलती है 282 रुपए। और यह भी दे पाने की स्थिति में इस दौर में खेत मजदूरों को देने, जिनके पास जमीन है वो नहीं दे पा रहे हैं। और इसके ठीक समानांतर जो मनरेगा का मजदूर है उसको भी आप 35-40 उससे ज्यादा दिनों से ज्यादा काम दे पाने की स्थिति में है नहीं। असर यह हो गया है कि खेती में आप कह सकते हैं रोजगार बढ़ गया। दूसरा हिस्सा यह भी कह सकते हैं खेती में जो कुछ भी था अब खेतीहर मजदूर और किसान के पास कुछ भी नहीं बच पा रहा। यानी पार्लियामेंट में यह बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने तो कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जरिए इस देश में मजदूरी बढ़ती चली जाएगी, रोजगार पनपता चला जाएगा। सब कुछ तो फेल हो गया, तो पार्लियामेंट में बहस तो यही होनी चाहिए। तो एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति क्या किसानी पर बहस नहीं करा सकते हैं? यह सवाल इसलिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि इस प्रोसेस में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो 3-4 आरोप लगाए गए। उसमें सबसे बड़ा आरोप यह भी था कि सभापति प्रवचन सुनाते हैं सत्ता को लेकर और अपनी सत्ता से निकटता को लेकर, जबकि राज्यसभा जो ऊपरी सदन कहलाता है उसमें एक से एक पढ़े लिखे लोगों की भी मौजूदगी रहती है। उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, उसमें सोशल सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, पत्रकार होते हैं, अलग अलग विंग से जुड़े हुए लोगों की मौजूद। आप प्रवचन सुना रहे हैं, प्रधानमंत्री का गुणगान करने में आप तकते नहीं हैं। यह सारी परिस्थिति बताती है कि आपका सिर्फ आरएसएस का एकलव्य होने के पीछे सत्ता से और ज्यादा निकटता है, क्योंकि सत्ता ने इस दौर में खुद को इसी रूप में प्रस्तुत कर दिया कि जो हमारे साथ रहेगा हम उसके अनुकूल हो जाएंगे और वो हमारे अनुकूल हो जाएगा तो फिर उसको आगे बढ़ा देंगे। इसी परिस्थिति में इस देश की लाइफलाइन
प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता की लाइफलाइन में बदलती हुई दिखाई देती है। शायद इसीलिए आज पार्लियामेंट नहीं चल रहा था। राहुल गांधी क्या कर रहे थे प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर, और प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे या क्या कर रहे थे उस वक्त? हमें लगता है दोनों एक वक्त पर क्या कर रहे थे, आज इसके जरिए भी आपको एक बात समझ में आएगी कि क्या स्थिति इस देश की हो चुकी है। राहुल गांधी चाहते थे कि बहस हो, चर्चा हो, जो कुछ कहा जा रहा है झूठ फरे पार्लियामेंट के भीतर ही उस पर चर्चा हो जाए, और यह बात वो बाहर निकल के कह रहे हैं। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन करें। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन कर लें। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव रखते वक्त विपक्ष ने जो आरोप लगाए उसमें भी ये आरोप है कि सरकार के लिए ढाल ही नहीं बनना, बल्कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति बतौर उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति नहीं, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर वो जहां भी जाते हैं वो इसी बात का गुणगान करते हैं कि कैसे सत्ता बहुत शानदार है और कैसे वो जो भी मुद्दे उठाना चाहती है उसको विपक्ष दबा देता है, और विपक्ष को लेकर जो सत्ता सवाल करती है विपक्ष उसका जवाब नहीं देता। यानी इस देश में सत्ता ही सवाल करे, सत्ता ही सवालों का जवाब ना दे। इस परिस्थिति में प्रधानमंत्री, देश की सरकार और बीजेपी यानी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कवच और ढाल बनकर सभापति कार्य करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि पार्लियामेंट की प्रोटोकॉल या जिस वक्त पार्लियामेंट चल रही होती है उस वक्त का नियम कायदा बड़ा साफ है कि तमाम पार्लियामेंट्रीज को संसद में मौजूद होना चाहिए, संसद के बाहर किन्हीं बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए, और कम से कम संसद की कार्रवाई जब चल रही है उस पीरियड में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम ना हो तो आपको संसद के भीतर रहना चाहिए। यह सवाल महत्वपूर्ण तो है, लेकिन प्रधानमंत्री ठीक उसी वक्त जिस वक्त हमने आपसे जिक्र किया कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर जब संसद चलनी बंद हो गई, तकरीबन 11:30 बजे से 12 बजे के बीच का वक्त है, उस समय प्रधानमंत्री महाकवि सुब्रमण्यम भारती की रचनाओं को रिलीज कर रहे थे। चंद लोग बैठे हुए थे और उनके सामने वो उस अपने ज्ञान का बखान भी कर रहे थे जिससे उनके तारतम्य या उनकी सोच सुब्रमण्यम भारती जी की सोच के साथ जुड़ जाए। और आप जानते हैं, मेरे और सुब्रमण्य भारती जी के बीच एक जीवंत कड़ी, एक आत्मिक कड़ी हमारी काशी भी है। मेरी काशी से उनका रिश्ता, काशी में बिताया गया उनका समय, ये काशी की विरासत का एक हिस्सा बन चुका है। वो काशी में ज्ञान प्राप्त करने आए और वहीं के होकर रह गए। उनके परिवार के कई सदस्य आज भी काशी में रहते हैं और मेरा सौभाग्य है, मेरा उनसे संपर्क है। हो सकता है आप ये महसूस कर रहे हो, वाकई देश में क्या शानदार शांतिपूर्ण हवा बह रही है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर चल रही है, देश के तमाम यूनिवर्सिटीज में कितनी शानदार पढ़ाई होती है, दुनिया भर के छात्र भारत में आकर पढ़ना चाहते हैं। भारत की इकोनॉमी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसमें हर की जेब में पैसा है, सभी का पेट भरा हुआ है, और पार्लियामेंट ऐसे में सिर्फ एक औपचारिकता ही तो है। तो इस औपचारिकता को छोड़कर क्यों नहीं महाकवि सुब्रमण्यम भारती के आश्रय इस देश और मौजूदा सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा कर ली जाए। यह स्थिति उस वक्त और उस दिन की है जब पार्लियामेंट चलना चाहिए नहीं चल रहा है,
उस दिन की है जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। उस दिन की है जब पहली बार खुले तौर पर विपक्ष एक एक करके आरोपों को गिना रहा है। यह उस वक्त की परिस्थितियां हैं जिसमें देश के भीतर किसान हो, मजदूर हो, या छात्र हो, या बेरोजगारी हो, या महंगाई का सवाल हो, यहां तक कि आरबीआई के गवर्नर के सामने भी चुनौती है, महंगाई कम कैसे करें। इस देश के भीतर में जो बैलेंस अर्थव्यवस्था का होना चाहिए वो कैसे हो, नए गवर्नर के सामने यह चुनौती है और पुराने गवर्नर ये बताकर चले गए हैं। लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री और तमाम इस देश के संवैधानिक पद, सवाल दो ही बड़े हैं। इस देश के भीतर जितने भी संवैधानिक पद, स्वायत्त संस्था, ये सभी काम कर रहे हैं। अगर उनके शीर्ष पर बैठाने वाला व्यक्ति इस देश में सत्ता चलाने वाला हो तो जो बैठा रहे हैं और जो बैठ रहे हैं दोनों के बीच कभी भी विरोध नहीं होगा। और जिसको बैठाया जा रहा है अगर उसको पहले से यह सूचित कर दिया जाए कि आपको इस पद पे इसीलिए लाया जा रहा है कि आप समझें हमारी जरूरतों को, आप समझें हमारी सत्ता की महत्ता को, आप समझें हमारा सत्ता में बने रहना कितना महत्वपूर्ण है। अगर इन परिस्थिति में वो व्यक्ति वहां बैठ रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, वह इस देश के भीतर में अदालतों से निकलते वाले फैसलों के मद्देनजर एक जज जब यह कहने से नहीं चूकता है कि दरअसल कानून तो बहुसंख्य के हिसाब से होना चाहिए, यानी संविधान बेमानी हो गया जिस संविधान के तहत उस जज की नियुक्ति हुई और किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उस जज पर कार्रवाई करने का सोचने लगती है, यह भी बड़ी बात है। यानी एक ऐसी धारा जब खुले तौर पर बहती हुई दिखाई देने लग जाए तो सत्ता नहीं करती है, बल्कि सत्ता के प्यादे जो होते हैं वही इस समाज के भीतर की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर हमला करते हैं जो कि लंबे वक्त से चली आ रही थी, और उसको वो डिगाते हैं कि सत्ता अपने हिसाब से राजनीति को साध सके। इसीलिए हमने एक पूरी कतार आपके सामने रख डाली कि इस कतार को समझने की कोशिश कीजिएगा। एजीआई, सीएजी, एजीएस, जीएसटी, एफसीआई, यूपीएससी, एसपीएससी, ईसीआई, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, सीएलएम, सीबीआई, ईडी, सीवीसी, आरबीआई, दर्जनों संस्थानों के कामकाज के तौर तरीकों को इस दौर में परख कर देखिए और जरा सोचिए, क्या वाकई राज्यसभा के भीतर बतौर सभापति देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो काम कर रहे हैं, क्या उससे हटकर इन संस्थानों के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति कोई दूसरा काम कर रहे हैं, या वो भी यही काम कर रहे हैं? शायद इसीलिए इस अविश्वास प्रस्ताव का महत्व हो सकता है अभी किसी को समझ में ना आए, लेकिन इतिहास में यह दर्ज तो हो गया, और मौजूदा वक्त कोई ऐसा स्वर्णकाल भी नहीं जिसमें इस बात की खुशबू अभी से महसूस कर ली जाए। यह एक लकीर है, लकीर छोटी सही लेकिन बड़ी लकीर का इंतजार भी हम ही आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।